31 दिसंबर 1999 रात के ठीक 11:45 मॉस्को का ऐतिहासिक क्रेमलिन पैलेस। बाहर शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान था, बर्फीली हवाएं चल रही थीं और पूरा रूस नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था। लेकिन क्रेमलिन के एक बंद और बेहद सुरक्षित कमरे के भीतर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात का आखिरी दांव खेला जा चुका था। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने थके हुए और कांपते हाथों से अपने आधिकारिक इस्तीफे पर दस्तखत किए और देश की पूरी सत्ता, परमाणु कोड्स और रूस का भविष्य एक ऐसे शख्स के हाथों में सौंप दिया जिसे कुछ महीनों पहले तक रूस की आम जनता ठीक से जानती भी नहीं थी। व्लादिमीर पुतिन केजीबी का एक पूर्व जासूस, जो अब दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संपन्न देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुका था। पुतिन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी और चारों तरफ एक गहरी खामोशी थी। ये कोई मामूली सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे ऐतिहासिक सफर की शुरुआत थी जो आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का रुख बदलने वाली थी। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूरी तरह तबाह हो चुका था। गरीबी, हाइपर इन्फ्लेशन और अंडरवर्ल्ड माफिया राज ने देश को भीतर से खोखला कर दिया था और इसी ऐतिहासिक क्राइसिस से निकलकर पुतिन को रूस का एक नया, मजबूत और विजनरी लीडर बनना था। इस कहानी की असल शुरुआत मॉस्को के आलीशान दफ्तरों से नहीं, बल्कि लेनिनग्राद की उन तंग और अंधेरी गलियों से होती है जहां 7 अक्टूबर 1952 को व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुके एक साधारण सोवियत परिवार में जन्मे पुतिन का बचपन बेहद तंगहाली और संघर्षों में बीता था। कम उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि इस बेरहम दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए ताकतवर और अनुशासित होना कितना जरूरी है। इसी जिद ने उन्हें जूडो और सांबो जैसी मार्शल आर्ट्स की तरफ धकेला, जिसने उनके भीतर एक अजेय मानसिक और शारीरिक अनुशासन पैदा किया। पुतिन का बचपन से ही एक सपना था कि वे सोवियत संघ की सबसे खतरनाक और सम्मानित खुफिया एजेंसी केजीबी का हिस्सा बने। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी ये इच्छा पूरी हुई और उन्होंने केजीबी में कदम रखा, जहां उन्हें इंसानी दिमाग को पढ़ने, जासूसी करने और पर्दे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने की बेमिसाल ट्रेनिंग मिली। 1990 के शुरुआती दशक में जब बर्लिन की दीवार गिरी और सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, तब पुतिन पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में एक केजीबी ऑफिसर के रूप में तैनात थे। अपनी आंखों के सामने एक विशाल महाशक्ति को इस तरह दम तोड़ते देखना, अपनी ही सुरक्षा एजेंसी के दफ्तरों को बंद होते देखना और मॉस्को के हेडक्वार्टर से कोई आदेश न आना पुतिन के लिए एक गहरा पर्सनल और नेशनल सदमा था। उन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ट्रेजेडी थी। जब पुतिन वापस अपने होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग लौटे तो रूस एक बेहद डार्क फेज से गुजर रहा था। देश में वाइल्ड 90s का दौर चल रहा था, जहां सरकार लाचार थी और देश की पूरी संपत्ति, तेल के कुएं, फैक्ट्रियां और नेशनल रिसोर्सेज कौड़ियों के दाम कुछ अमीर उद्योगपतियों को बेच दिए गए थे, जिन्हें ओलिगार्क्स कहा जाता था। ये ओलिगार्क्स इतने ताकतवर थे कि वे खुद तय करते थे कि रूस की सरकार में कौन सा मंत्री बैठेगा और कौन सा कानून पास होगा। पुतिन ने इस बिखरते हुए सरकारी सिस्टम और कमजोर पड़ती देश की संप्रभुता को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचाक के डिप्टी के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, जहां उनका मुख्य काम बिना किसी लाइमलाइट में आए पर्दे के पीछे रहकर मुश्किल से मुश्किल क्राइसिस को हल करना था। उनकी इसी प्रशासनिक क्षमता, गजब के अनुशासन और वफादारी की खबरें जब मॉस्को के गलियारों में पहुंची तो 1996 में उन्हें क्रेमलिन के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बुला लिया गया। पुतिन एक कुशल ब्यूरोक्रेट के रूप में इतनी तेजी से ऊपर चढ़े कि महज 2 साल के भीतर यानी 1998 में उन्हें केजीबी की उत्तराधिकारी खुफिया एजेंसी एफएसबी का चीफ बना दिया गया। वो एक ऐसे लीडर थे जो कम बोलते थे और सिर्फ अपने काम और नेशनल सिक्योरिटी से मतलब रखते थे। राष्ट्रपति येल्त्सिन का परिवार उस समय कई तरह के करप्शन स्कैंडल से घिरा हुआ था और उन्हें एक ऐसे वफादार और मजबूत उत्तराधिकारी की तलाश थी जो सत्ता से हटने के बाद भी देश की कमान संभाल सके और व्यवस्था को टूटने से बचाए। इसी खोज के नतीजे में अगस्त 1999 में येल्त्सिन ने सबको चौंकाते हुए पुतिन को रूस का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन के सामने सबसे पहली और सबसे भयानक चुनौती देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को बचाना था। सितंबर 1999 में मॉस्को और रूस के कई दूसरे बड़े शहरों में सिलसिलेवार अपार्टमेंट बम धमाके हुए, जिसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। 300 से ज्यादा बेकसूर रूसी नागरिक इन धमाकों में मारे गए और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा था।
सोवियत संघ के खत्म होने के बाद यह रूस की अस्मिता पर सबसे बड़ा हमला था। पूरे देश में खौफ, दहशत और गुस्से का माहौल था और इन धमाकों का सीधा सुराग चेचन्या के अलगाववादी आतंकियों की तरफ जा रहा था। इस नेशनल क्राइसिस के वक्त पुतिन ने एक बेहद कड़े, बोल्ड और डिटरमाइंड लीडर की छवि अपनाई। उन्होंने टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा कि हम आतंकियों का पीछा आखिरी दम तक करेंगे और अगर वे एयरपोर्ट या टॉयलेट में भी छुपे होंगे तो उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाएगा। पुतिन ने बिना किसी देरी के सेकेंड चेचन वॉर का आदेश दे दिया और रूसी सेना ने पूरी ताकत के साथ आतंकियों के ठिकानों पर धावा बोल दिया। इस त्वरित और निर्णायक मिलिट्री एक्शन ने रूसी जनता के भीतर खोया हुआ आत्मविश्वास वापस जगा दिया और लोगों को लगने लगा कि सालों बाद देश को एक ऐसा लीडर मिला है जो दुश्मनों के सामने झुकता नहीं बल्कि देश की रक्षा करना जानता है। पुतिन की यह आक्रामक और देशभक्ति से भरी नीति जनता के दिलों में उतर गई और जो पुतिन कुछ महीने पहले तक एक गुमनाम ब्यूरोक्रेट थे, वे अब रूस की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके थे। यही वजह थी कि जब 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया तो देश की कमान स्वाभाविक रूप से पुतिन के हाथों में आ गई और मार्च 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से एक तरफा जीत हासिल की। राष्ट्रपति का पद संभालते ही पुतिन का पहला और सबसे मुख्य मिशन था रूस के भीतर सरकार की साख और स्टेट अथॉरिटी को वापस स्थापित करना। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन ताकतवर ओलिगार्क्स को सीधे निशाने पर लिया जो खुद को देश के कानून और सरकार से भी ऊपर समझते थे। ये वो अरबपति थे जो देश के मीडिया, हाउसेज, बैंकों और नेचुरल रिसोर्सेज को मुट्ठी में दबाकर क्रेमलिन की राजनीति को कंट्रोल करते थे। पुतिन ने इन सभी ओलिगार्क्स के साथ क्रेमलिन में एक ऐतिहासिक और सीक्रेट मीटिंग बुलाई। उस बंद कमरे में रूस के सबसे अमीर लोगों के सामने पुतिन ने बेहद ठंडे और साफ शब्दों में एक ऐतिहासिक डील ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अतीत में जैसे भी दौलत कमाई है उसे अपने पास रखिए, अपना बिजनेस कीजिए, ईमानदारी से टैक्स भरिए, लेकिन आज के बाद सरकार के कामकाज और रूस की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल देना तुरंत बंद कर दीजिए। ज्यादातर ओलिगार्क्स पुतिन के इस सख्त तेवर और इरादों को भांप गए और उन्होंने चुपचाप सरेंडर करना बेहतर समझा। लेकिन रूस के सबसे अमीर इंसान और बड़ी तेल कंपनी यूकोस के मालिक मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने पुतिन के इस अल्टीमेटम को एक साधारण नेता की धमकी समझकर हल्के में लिया। खोदोरकोव्स्की ने न सिर्फ पुतिन की नीतियों का खुलकर विरोध करना शुरू किया बल्कि वे रूस के नेशनल रिसोर्सेज और तेल के कुओं को विदेशी कंपनियों को बेचने की तैयारी भी करने लगे थे। पुतिन के लिए यह सिर्फ एक बिजनेसमैन की बगावत नहीं थी बल्कि यह रूस की इकोनॉमिक सॉवरेंटी यानी आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला था जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। साल 2003 में पुतिन ने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साइबेरिया के एक बर्फीले रनवे पर खोदोरकोव्स्की के प्राइवेट जेट को चारों तरफ से रूस की स्पेशल मिलिट्री फोर्सेज ने घेर लिया। रूस के सबसे अमीर और रसूखदार इंसान को टैक्स चोरी और फ्रॉड के आरोप में सरेआम गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी अरबों डॉलर की तेल कंपनी यूकोस को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और खोदोरकोव्स्की को 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस एक कड़े फैसले ने पूरे रूस के पावर स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बाकी के सभी ओलिगार्क समझ गए कि रूस में अब सिर्फ एक ही पावर सेंटर है और वो है क्रेमलिन। पुतिन ने इन प्राकृतिक संसाधनों, तेल और गैस से मिलने वाले पैसे को सीधे रूस की टूटी हुई इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में लगा दिया ताकि देश की तरक्की का फायदा सिर्फ चंद अमीरों को नहीं बल्कि रूस के हर एक नागरिक को मिल सके। मिखाइल खोदोरकोव्स्की की गिरफ्तारी के बाद रूस के पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया। पुतिन की इस सूझबूझ और कड़े नियंत्रण का नतीजा ये हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन पहले कुछ चंद परिवारों की जेबें भर रहे थे, अब उनका इस्तेमाल सीधे देश के खजाने को भरने के लिए होने लगा। खुशकिस्मती से इसी दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं और रूस के पास इन संसाधनों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार था। पुतिन ने इस बहती हुई दौलत का एक एक कतरा रूस की टूटी हुई इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में झोंक दिया। जो देश कुछ साल पहले तक पूरी तरह विदेशी कर्ज में डूबा हुआ था और कंगाली की कगार पर था, उसकी जीडीपी में सालाना 7 से 8% की रिकॉर्ड ग्रोथ होने लगी। आम जनता को सालों बाद समय पर सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन और बेहतर सोशल सिक्योरिटी मिलने लगी। मॉस्को से लेकर सुदूर साइबेरिया तक सड़कों, स्कूलों, पावर ग्रिड्स और आधुनिक अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधरने लगा। रूस के आम लोगों के लिए पुतिन अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मसीहा बन चुके थे जिसने देश को भुखमरी और अंतर्राष्ट्रीय कंगाली के दलदल से बाहर निकाला था।
आर्थिक मजबूती के साथ साथ पुतिन इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे कि देश की स्थिरता को बनाए रखने के लिए सूचना और नैरेटिव पर नियंत्रण होना कितना जरूरी है। उन्होंने देखा था कि कैसे 90 के दशक में ओलिगार्क्स ने मीडिया चैनलों का इस्तेमाल करके सरकारों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। पुतिन ने इसके काट के रूप में रूस के बड़े मीडिया हाउसेस, टेलीविजन नेटवर्क्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में ले लिया। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि देश के भीतर कोई भी बाहरी ताकत, विदेशी फंडिंग या वेस्टर्न प्रोपेगेंडा रूस की आंतरिक सुरक्षा और स्टेबिलिटी को नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने शासन को और अधिक प्रशासनिक मजबूती देने के लिए वर्टिकल ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लागू किया, जिसके तहत क्षेत्रीय गवर्नरों के सीधे चुनाव को रोककर उन्हें क्रेमलिन के प्रति जवाबदेह बनाया गया। इस कदम से पूरा देश प्रशासनिक रूप से एक मजबूत और एकजुट सूत्र में बंध गया, जहां हर नीति बिना किसी रुकावट के जमीन पर लागू होने लगी। साल 2008 आते आते पुतिन के सामने एक नई और बड़ी संवैधानिक अड़चन आकर खड़ी हो गई। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता था। पश्चिमी देशों और राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि पुतिन अब सत्ता से पूरी तरह हट जाएंगे और रूस एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में चला जाएगा। लेकिन पुतिन ने यहाँ अपनी सबसे चतुर, रणनीतिक और पूरी तरह से कानूनी चाल चली, जिसे दुनिया आज टैंडम कास्टलिंग के नाम से जानती है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और कानून के जानकार साथी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया और खुद देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। हालांकि मेदवेदेव राष्ट्रपति की मुख्य कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन देश का हर बड़ा नीतिगत फैसला और स्ट्रैटेजिक मूव पुतिन के दफ्तर से ही तय होता था। इस दौर में पुतिन ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की आर्थिक कमान संभाली और वैश्विक मंदी के दौर में भी रूस को सुरक्षित बाहर निकाला। 4 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में देश को मजबूती और स्थिरता देने के बाद साल 2012 में पुतिन ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद मॉस्को और कुछ बड़े शहरों में वेस्टर्न सपोर्टेड सिविल प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, जो रूस की इस बढ़ती ताकत को रोकना चाहते थे। लेकिन रूसी जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषकर ग्रामीण और मध्यम वर्ग, पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। पुतिन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और एक बार फिर राष्ट्रपति के रूप में क्रेमलिन में वापसी की। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इन आंदोलनों को बहुत ही सधे हुए, कानूनी और सख्त तरीके से हैंडल किया और ये साफ कर दिया कि रूस के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2012 की इस वापसी ने पुतिन को रूस के इतिहास के सबसे कद्दावर और लंबे समय तक राज करने वाले आधुनिक लीडर्स की कतार में खड़ा कर दिया था। 2012 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन का पूरा फोकस रूस की ग्लोबल रीच और उसकी खोई हुई सुपर पावर की साख को वापस लाने पर था। उनका मानना था कि अमेरिका और नाटो मिलकर रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और रूस की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। साल 2014 में जब रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन में एक वेस्ट लीनिंग तख्तापलट हुआ, तो पुतिन ने बिना एक पल गंवाए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपनी स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस को क्रीमिया के रणनीतिक प्रायद्वीप में उतारा और बिना किसी खून खराबे के एक पीसफुल रेफरेंडम के जरिए क्रीमिया को वापस रूस का हिस्सा बना लिया। इस ऐतिहासिक कदम ने पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया और हालांकि अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, लेकिन रूस के भीतर पुतिन की लोकप्रियता 90% तक पहुंच गई, क्योंकि रूसी जनता को गर्व था कि उनके लीडर ने बिना डरे वेस्टर्न वर्ल्ड को रूस की ताकत का एहसास करा दिया था। पुतिन यही नहीं रुके और साल 2015 में जब सीरिया में आतंकवाद का खतरा चरम पर था और वहां की सरकार गिरने वाली थी, तो पुतिन ने सीरिया में सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन का फैसला किया। रूसी एयरफोर्स ने सीरिया के भीतर आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया और वहां की चुनी हुई सरकार को बचा लिया, जिससे पूरी दुनिया को यह साफ मैसेज मिल गया कि मिडल ईस्ट और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का कोई भी बड़ा फैसला अब रूस की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। पुतिन ने रूस की सेना का आधुनिकीकरण किया, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई और रूस को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर कर दिया। उन्होंने देश के भीतर एक मजबूत नेशनल नैरेटिव तैयार किया जो पारंपरिक रूसी मूल्यों, इतिहास और संस्कृति का सम्मान करता था और पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक दबाव को पूरी तरह खारिज करता था। साल 2020 में पुतिन ने रूस की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए संविधान में बड़े बदलाव किए। एक नेशनल वोटिंग के जरिए रूस की जनता ने उन अमेंडमेंट्स को भारी बहुमत से मंजूरी दी, जिसके तहत पुतिन के पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के टर्म्स को रीसेट कर दिया गया और उनके लिए साल 2036 तक देश का नेतृत्व करने का कानूनी रास्ता साफ कर दिया गया। साल 2022 में जब नाटो ने रूस की रेड लाइंस को पार करते हुए यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाने की कोशिशें तेज की, तो पुतिन ने
रूस की नेशनल सिक्योरिटी और संप्रभुता की रक्षा के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐतिहासिक फैसला लिया, जो एक तरफा अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देकर दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। आज व्लादिमीर पुतिन की कहानी किसी एक आम नेता के उभरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे स्टेट्समैन की दास्तान है जिसने अपने देश को बिखरने से बचाया, ओलिगार्क्स के चंगुल से मुक्त कराया और उसे वापस एक ग्लोबल सुपर पावर की कुर्सी पर बैठाया। क्रेमलिन की दीवारों के पीछे से लिया गया उनका हर एक फैसला गहरी रणनीति, नेशनल प्राइड और दूरदर्शिता से प्रेरित होता है, जिसने ये साबित कर दिया है कि एक मजबूत और विजनरी लीडरशिप के दम पर किसी भी देश की तकदीर को बदला जा सकता है। इतिहास के ऐसे ही महान लीडर्स अनकही रणनीतियों और दुनिया को बदलने वाले ऐतिहासिक मोड़ों के गहरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे इंटर्न फाइल्स। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई और दिलचस्प फाइल के साथ।